नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 3 द हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लद्दाख नीड्स ऑटोनमी। ऑलरेडी ये इशू थोड़ा ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल से संबंधित। फिर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों की आईसाइट ठीक नहीं है वो क्या स्विगी ओला जैसी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। फिर लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल क्लोथिंग से संबंधित। क्या है ये नया कंसेप्ट सस्टेनेबल क्लोथिंग वाला, डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल। देखो, ये खबर जो है वैसे सुनने में कोई नई नहीं है। आमतौर पर इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि रोड रेज मतलब 2 लोगों के व्हीकल्स आपस में टकरा गए, थोड़ा सा गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया, सामने वाले की हत्या कर दी, लड़ाई हो गई भयंकर वाली। ये खबरें अक्सर आप देखते हो, सुनते हो। इसमें एक चीज़ जो नुकसान पहुंचाती है वो है एंगर। देखो, एंगर एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है एंगर। वैसे नॉर्मल इमोशन है, अगर थोड़ा बहुत एंगर होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा एंगर का होना मतलब इतना ज़्यादा एंगर का इमोशन होना कि सामने वाला पर्सन जिसमें ये इमोशन है वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, वो रैशनली सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो ये खतरनाक चीज़ है। अब देखो, जिसने भी मारा सामने वाले पर्सन को, जैसे इस केस में कि 2 भाई जो हैं वो, एक भाई की डेथ हो गई, दूसरा भाई घायल हो गया, तो जिन्होंने भी इनको मारा वो उस समय इतने ज़्यादा एंगर में थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सामने वाला पर्सन अगर मर गया तो हमें भी 302 लग जाएगी, हमें भी जेल में जाना पड़ेगा, हमारे परिवार का क्या होगा। ये सब चीज़ें एंगर के कारण हत्यारे सोच ही नहीं पाए। तो यही एंगर है, इसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसी सिचुएशन में आप ना सिर्फ सामने वाले का नुकसान कर देते हो, आपका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि आप अपने आप का भी नुकसान कर लेते हो, आप रैशनली सोच नहीं पाते। एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, इसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं, मेडिटेशन वगैरह। आप सामने वाले के पैरों में रख कर सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो चीज़ें आपको सही लगती हैं। एंगर करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, ऐसी रैशनल थिंकिंग आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। तो एंगर के बारे में हमने जाना, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लद्दाख में चल रहे प्रोटेस्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे तो देखो, आमतौर पर लद्दाख के लोग शांत रहते हैं रिलेटिवली, लेकिन काफी समय से प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में। किस लिए? 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं लद्दाख के लोग, लद्दाख के लिए। देखो, जब आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के लिए खत्म किया गया था ना, तो एक तरफ कश्मीर में विरोध चल रहा था। विरोध मतलब वैसे वाला विरोध नहीं कि लोग सड़कों पर थे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद काफी ज्यादा थी, मतलब विरोध था, लोग नाराज थे। लेकिन लद्दाख के लोग खुश थे कि हां, स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया है, अब लद्दाख को यूटी बना दिया गया है, तो मतलब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि लद्दाख जब जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था ना, तो लद्दाख पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लद्दाख की डेमोग्राफी अलग है, वहां का कल्चर अलग है, बट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ज्यादा ध्यान कश्मीर पर देती थी, ऐसा लद्दाख के लोगों का कहना था। इसी वजह से आर्टिकल 370 में जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया तो लद्दाख के लोग खुश थे। बट वही लोग अब सरकार से नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए। उनके अनुसार लद्दाख बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होने का मतलब यह है वहां की इकोलॉजी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग टूरिज्म के लिए वहां पे जा रहे हैं, इतनी वहां की इकोलॉजी की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पे रिसोर्सेज का अभाव है। जैसे हमारे देश में नॉर्मली देखो 150 लीटर एक पानी एवरेज के तौर पे कंज्यूम करता है, लेकिन वहां पे सिर्फ 5 लीटर। वहां पे वाइट डेजर्ट है,
तो पीने के पानी की बहुत कमी है। ग्लेशियर्स को पिघला के वहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है यूज के लिए। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, लेकिन सरकार का फोकस ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। और देखो, आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन किया गया, लेकिन लद्दाख में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया। लद्दाख में अभी एक सेमी ऑटोनोमस काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें इलेक्शन होते हैं, बट जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती। ज़्यादा पावर लद्दाख में ब्यूरोक्रेट्स के पास में ही है, ऑफिसर्स के पास में ही होती है। लद्दाख के लोगों के अनुसार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लद्दाख के लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया, ब्यूरोक्रेट्स ने उतना पैसा यूज भी नहीं किया। अब देखो, लद्दाख के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना कि जो पैसा हमारे लिए एलोकेट हुआ है उसको यूज किया जाए, हमारे आसपास जहां पे डेवलपमेंट लाने की आवश्यकता है वहां पे डेवलपमेंट लाई जाए, जहां पे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है वहां पे कंजर्वेशन के लिए कुछ किया जाए। बट ब्यूरोक्रेट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सीधा सीधा लोगों के अनुसार ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आए हुए ऑफिसर्स हैं, उन्हें लद्दाख की धरती से कोई खास प्रेम होता नहीं है। तो इसलिए ना 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया जाए लद्दाख के लिए। 6th शेड्यूल में होता क्या है, मान लीजिए लद्दाख को 6th शेड्यूल का स्टेटस मिल गया, तो यहां पे जितने भी ट्राइबल एरियाज है ना, अभी 4 राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए 6th शेड्यूल का प्रोविजन है। तो अगर लद्दाख को मिल गया तो लद्दाख में जितने भी ट्राइबल एरियाज है ना वो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील हो जाएंगे। और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की ना अलग से ऑटोनोमस काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, वहां डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रिसोर्सेज को, लैंड को अपने अनुसार मैनेज कर सकती है। तो फिर इसमें ना 6th शेड्यूल में आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा लद्दाख में, और लद्दाख के जो लोग हैं खुद से अपने फैसले ले सकेंगे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बदौलत। तो इसी वजह से लद्दाख के जो लोग हैं मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। वहां पे जो फेमस एजुकेशनिस्ट हैं सोनम वांगचुक, ये फास्ट पर आ गए थे। सरकार ने बाद में इनको हाउस अरेस्ट कर लिया इनके अनुसार। खैर ये सब बातें तो आंसर्स में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन पॉइंट ये है, देखो लद्दाख के लोगों का ये कहना है, जब तक हमें जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट नहीं किया गया था ना, उससे पहले 1000 सालों तक हम इंडिपेंडेंट किंगडम थे, मतलब अलग से हमारा साम्राज्य था। बाद में जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख को इंटीग्रेट कर लिया गया। तो स्पेशल स्टेटस जब रिवोक हुआ तो बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। 12,000 जॉब्स का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 800 जॉब्स क्रिएट हुई। पहले लद्दाख कश्मीर से चलता था, लेकिन अब दिल्ली से चलता है। सिचुएशन में बदलाव नहीं आया है। आर्टिकल में ये कहा जाता है कि देखो जिस प्रकार से ये रीजन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है ना, उस प्रकार से थोड़ा भी मतलब क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हुआ, ग्लेशियर ज़्यादा पिघले, तो यहाँ का लाइवलीहुड, लोगों का कल्चर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। प्रॉब्लम्स देखो काफ़ी सारी हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं लद्दाख में, वो देखो लोकल लैंडस्केप को समझते नहीं हैं। उनकी जो अप्रोच है वो वही है जो बाकी जगहों पर होती है कि डेवलपमेंट लानी है, डेवलपमेंट लानी है, डेवलपमेंट लानी है। कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाता है, जैसे माइनिंग, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन फ्रेजाइल जो इकोलॉजी है, कमज़ोर जो इकोलॉजी है, कि इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लोकल कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उन सब चीज़ों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का ध्यान नहीं होता। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो ऑफिसर्स हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं हो रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जंस्कर रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रही है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है लद्दाख, सॉइल इरोजन, सॉलिड वेस्ट की समस्या है, कैसे मैनेज किया जाए सॉलिड वेस्ट को, और वाइल्ड लाइफ जो है वो ज़्यादा टच में आ रही है ह्यूमन बींग्स के। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो इस साल के बजट में मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए लद्दाख में। बोला गया कि लद्दाख को ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा ताकि यहाँ जो बिजली बने, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सके।
आर्टिकल के लास्ट में ना एक सॉल्यूशन दिया जाता है राइटर के द्वारा। राइटर कहते हैं देखो लद्दाख और दिल्ली मिल के काम कर सकते हैं। हिल काउंसिल का जो डिसीजन है कि लद्दाख के एग्रीकल्चर को फुली ऑर्गेनिक बनाया जाए। अब देखो आपको पता है ऑर्गेनिक जब खेती होती है तो पैदावार शुरू में तो थोड़ा कम होती है, क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह का यूज होता है ना, इससे पैदावार एकदम से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई टाई अप किया जा सकता है कि लोकल लेवल पे यहां पे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होना उसे सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। यहां पे आर्म्ड फोर्सेस की काफी तैनाती है, तो आर्म्ड फोर्सेस जो अनाज वगैरह खाना की जो चीजें हैं वो कंज्यूम करेगी, वो यहीं से लोकल एग्रीकल्चर से जो पैदावार हुई है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से वहां से खरीदेगी। तो इससे यहां के जो लोकल किसान है ना उनको भी थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। दूसरा, यहां पे जो लोकल कम्युनिटीज है ना उनको अवेयर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए कि वो लैंड के कुछ एरियाज पर अपना राइट क्लेम करें। जैसे लोकल लेवल पे कोई गांव है, गांव वाले जो हैं जो लैंड का एरिया खाली पड़ा है उसे क्लेम करें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत। अभी ऐसा बहुत सारा एरिया ना सरकार के पास में है, जबकि वो लोकल कम्युनिटीज के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, टूरिज्म को रेगुलेट किया जाए, अंधाधुंध टूरिज्म ना चले। जब से 3 इडियट मूवी आई है ना तो लद्दाख का जो क्रेज है काफी ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, और बाइक्स पर बहुत से लोग जाते हैं। लेकिन देखो टूरिज्म को रेगुलेट करना जरूरी है। वैसे तो देखो लद्दाख की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं ऑलरेडी कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं जो लोकल इकोलॉजी के हिसाब से हैं। जैसे डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी यूज, हर घर के ऊपर सोलर पैनल, इस टाइप में वहां जिस प्रकार की खेती होती है उस एग्रीकल्चर एंड फूड हेरिटेज को संभाल के रखना, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कई अच्छे अच्छे प्रोग्राम लोकल लद्दाख की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना लोगों की जो डिमांड है रिप्रेजेंटेशन की उसे समझना होगा, ताकि सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और लद्दाख के लोगों में जो अभी टकराव है उसे अवॉइड किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? सबसे पहले आप एक बात बताइए, पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये टर्म देखिए, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये देखो वो लोग होते हैं जो पुराने एनिमल्स के अवशेष नहीं होते, फॉर एग्जांपल डायनासोर के फॉसिल्स हैं, अवशेष हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो ना इन्होंने पिछले कुछ समय में काफी अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की हैं। जैसे जनवरी में पैलियोंटोलॉजिस्ट की एक टीम ने 92 डायनासोर की नेस्टिंग साइट्स, मतलब डायनासोर जहां पे अंडे देते थे ना, उन साइट्स को डिस्कवर किया। वहां पर डायनासोर्स के 256 अंडों के अवशेष भी मिले। डायनासोर्स के परिवार में ही आते हैं, रिश्तेदार टाइप हैं। और ये जो अवशेष थे ना 100 से लेके 66 मिलियन ईयर्स पुराने थे। इसके अलावा देखो अलग अलग डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे बहुत पुरानी रॉक फॉर्मेशन है, 60 मिलियन ईयर्स पुरानी रॉक फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज भी काफी हुई है। रॉक फॉर्मेशन मतलब चट्टान, 60 मिलियन पुरानी चट्टान के अवशेष, ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं कच्छ के डेजर्ट्स में, गुजरात में, इसके अलावा महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स में। ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात। अब राइटर का ये कहना है, देखो अगर जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिलते हैं, उनको तो ना सरकार काफी सहेज के रखती है क्योंकि वो मैन मेड है, इंसान ने बनाए हैं। जब भी ऐसी कोई पुरानी कलाकृति मिलती है, इस प्रकार के पुराने मटके वगैरह मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, तो उनको बहुत सहेज के रखा जाता है। खबरें आती हैं, प्रीलिम बूस्टर में, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते भी हैं। लेकिन देखो पुरानी जब जियो हेरिटेज साइट्स जैसे ज्योग्राफी से संबंधित विरासत, फॉर एग्जांपल 60 मिलियन ईयर पुरानी रॉक के कुछ अवशेष मिले, चट्टान के कुछ अवशेष मिले, या फिर डायनासोर के कुछ अवशेष मिले, इन पर सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती। इनको ज्यादा कोई मिलता भी है, डिस्कवरी होती भी है, तो उनको ज्यादा संभाल के नहीं रखा जाता। लेकिन अब सरकार का ध्यान इन चीजों पर भी गया है। सरकार एक बिल लाने की सोच रही है, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। यह बिल लेकर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस।
इस बिल में यह कहा गया है, एक बॉडी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल है ना, उनको बहुत सारी पावर्स दी जाएगी इस बिल के अंतर्गत, ताकि वो जियो हेरिटेज और जियो रेलिक्स वाली चीजें है ना, उनको सहेज के रख सकें। पावर क्या दी जाएंगी? डीजी के पास में पावर होगी, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी के पास में पावर होगी कि वो किसी भी ऐसी कोई साइट है जिसकी जियो हेरिटेज कोई वैल्यू है, उसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास में पुराने फॉसिल हैं, यानी एनिमल के अवशेष हैं, पुरानी किसी चट्टान के अवशेष हैं, ये सब वो अपने हाथ में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है ए, प्राइवेट पर्सन है, उसने कोई डायनासोर के पुराने अवशेष अपने पास इकट्ठे कर रखे हैं, तो डीजी उन अवशेषों को उस इंडिविजुअल से अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जियो हेरिटेज साइट्स है ना, उसके 100 मीटर के आसपास किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जा सकती है, और अगर कोई बिल के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है 5 लाख तक का फाइन और इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जियो हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंचाया जाता है, डिफेस किया जाता है, वहां पे मतलब रंग वगैरह कर दिया जाता है, कुछ और किया जाता है, तो फिर 5 लाख तक का फाइन और सजा भी हो सकती है। अब देखो इस बिल का ना राइटर विरोध करते हैं। राइटर कहते हैं भैया एक बात बताऊं, क्या सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट डायनासोर के अवशेषों से संबंधित रिसर्च करते हैं? आंसर है नो। इवन देखो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर हैं, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट साइंटिस्ट हैं, वो भी तो इन चीजों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं ना। लेकिन बिल में प्रोविजन ये किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जीएसआई के लोग ही ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कुछ अवशेष हैं तो डीजी उनको अपने हाथ में ले सकते हैं, उनसे छीन सकते हैं। तो राइटर कहते हैं देखो सारी पावर जीएसआई को देना ठीक नहीं है, आपको ना एक इंक्लूसिव बॉडी बनानी चाहिए, जैसे नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी है ना, तो उसी प्रकार से एक कोई इंक्लूसिवली डेमोक्रेटिक बॉडी बनानी चाहिए जो किसी भी साइट को जियो हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की साइट के तौर पे डिक्लेयर कर सकें, और कैसे पुराने जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनको सहेज के रखा जा सके, पुराने डायनासोर के अवशेष, पुरानी रॉक फॉर्मेशन के अवशेष हैं, उनको कैसे संभाल के रखा जाए, ये सब डिसाइड करने के लिए ना एक अलग से थोड़ी डेमोक्रेटिक बॉडी होनी चाहिए, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वाली बॉडी होनी चाहिए, जैसा कि नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है सरकार ने देखो अभी भी पार्लियामेंट में बिल तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और कई सारे एस्पेक्ट्स पर चर्चा की जा रही है सरकार के द्वारा, तो सरकार ये जो हमारी रिकमेंडेशंस है ना इसे जरूर कंसीडर करे, और पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले सारी पावर्स जीएसआई को मत दे, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पर रोक ना लगाए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी अलाउ होनी चाहिए। और दूसरी तरफ देखो ये कहना कि जहां पे जियो हेरिटेज साइट्स हैं वहां पे 100 मीटर के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये कन्फ्लिक्ट में आएगा, क्योंकि आसपास बहुत सारी लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करेगा, तो कैसे उन पर रोक लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी कि बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि लोगों का जो लाइवलीहुड है, जीवन जीने का जो सोर्स है, वो भी प्रभावित ना हो, और पुराना जो हमारी जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जियो रेलिक्स हैं, उनको भी सहेज के रखा जा सके। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो सेंसस 2011 के अनुसार देश में डिफरेंटली एबल्ड पर्संस की पॉपुलेशन कितनी है? 2.21%। वैसे देखो पूरे वर्ल्ड में 16% जो पॉपुलेशन है ना वो डिफरेंटली एबल्ड है, तो थोड़ा इंडिया का आंकड़ा है ना गलत हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंटली एबल्ड पर्संस की पॉपुलेशन 16% और इंडिया में सिर्फ 2.21%। गलत आंकड़ा है राइटर के अनुसार। अब देखो राइटर ये कहते हैं टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में, टेक्नोलॉजी के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और दूसरे लोगों के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड का काम कर सकता है। मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को जो चैलेंजेस आते हैं ना नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने में, उन चैलेंजेस को दूर कर सकता है ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करें अपने डेली लाइफ व्यतीत करने में। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं कई बार जिसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स आसानी से एक्सेस कर सकें, जैसे बस में चढ़ना, बस से उतरना, रैंप वगैरह नहीं होते तो उन्हें दिक्कत आती है। अब राइटर एक बड़ी दिक्कत जिसके बारे में बताते हैं वो है एप्लीकेशंस। राइटर कहते हैं देखो हमने एक सर्वे किया,
आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। हर एक चीज़ के लिए लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे राइड बुक करनी है तो उबर ओला, कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो जोमेटो स्विगी, ऐसी एप्लीकेशंस। बट देखो, क्या ये एप्लीकेशंस डिफरेंटली एबल्ड के लिए फ्रेंडली है या फिर नहीं है, इसके लिए हमने सर्वे किया। अब 10 एप्लीकेशंस का हमने चुनाव किया। ये 10 एप्लीकेशंस हैं, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। तो हम ये चाहते थे कि 10 की 10 एप्लीकेशंस ना डिफरेंटली एबल फ्रेंडली मिले, लेकिन सर्वे में हमने ये नहीं पाया। हमने सर्वे में ये पाया कि 10 में से 4 एप्लीकेशंस तो ना बिल्कुल लो रैंक में आती हैं और 5 एप्लीकेशंस मीडियम कैटेगरी में आती हैं। मतलब ऐसे लोग जिनकी देखो आई साइट ठीक नहीं है, उन्हें देखने में दिक्कत होती है, वो इन एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। मतलब इन एप्लीकेशंस के डेवलपर्स ने डिफरेंटली एबल पर्सन्स को ध्यान में रखते हुए इन एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं करवाया। इसके बाद राइटर कहते हैं हमने ना इन एप्लीकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया एक इवेंट में, ताकि उन्हें बताया जा सके कि भैया आप अपना डिजाइन ठीक कर सकते हो। जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं वो क्या चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन से, कैसे आप आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिफरेंटली एबल फ्रेंडली बना सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप के इनिशिएटिव आए जो रैंक में सबसे हाई थे, बाकी 9 एप्लीकेशंस के तो रिप्रेजेंटेटिव आए ही नहीं चर्चा करने के लिए। राइटर कहते हैं देखो, हमारा लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं था कि उन एप्लीकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के रिपोर्ट सौंपना, रेटिंग देना कि देखो आपकी एप्लीकेशन से इनएक्सेसिबल है। हम तो सिर्फ एक डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते थे कैसे एप्लीकेशंस को और ज़्यादा डिजिटली एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। तो जो प्रोजेक्ट हमने चलाया उसके 2 फेज थे। पहले फेज में हमने एप्लीकेशंस की एक्सेसिबिलिटी को चेक किया कि कौन सी एप्लीकेशन को जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे फेज में हमारा काम था कि सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करना, उनकी हेल्प करना, ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस का डिजाइन इस प्रकार से डेवलप करवा सकें कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। तो मतलब हम उनकी हेल्प करते उनकी एप्लीकेशंस को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में। बट देखो, सिर्फ व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव आए और बाकी एप्लीकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए हमारी मीटिंग में। तो इससे पता लगता है कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है हमारे देश में अभी उतना डिफरेंटली एबल पर्सन्स के फ्रेंडली नहीं है। ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है, ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, लेकिन एक बड़ा वर्ग डिफरेंटली एबल पर्सन्स की फॉर्म में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ही वंचित हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो वो और ज़्यादा इंपावर होने के बजाय बल्कि और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, ऐसा राइटर का मानना है। देखो, सब कुछ जो भी डिजिटल है वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ना कि कुछ ही लोगों के लिए। और इसके लिए ना सभी को मिलकर काम करना होगा, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोर्ट्स हैं, सरकारें हैं, सबको मिलकर काम करना होगा कि डिजिटल इकोसिस्टम हमारे देश में सबके लिए एक्सेसिबल हो। और इस आर्टिकल में फोकस था डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ना सस्टेनेबल क्लोथिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन देखो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो सस्टेनेबल क्लोथिंग का। क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ लिखना हो तो सस्टेनेबल क्लोथिंग का एग्जाम्पल दीजिए। पोल्यूशन के बारे में कुछ लिखना हो तो सस्टेनेबल क्लोथिंग का एग्जाम्पल दीजिए। ये इश्यू सुर्खियों में इसलिए आया, प्रधानमंत्री मोदी ने अब जब वो संसद में आए थे ना, ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी। जो प्लास्टिक की बोतल्स नहीं होती उनको रिसाइकल करके ये जैकेट डेवलप की गई थी। तो सस्टेनेबल क्लोथिंग का मतलब ये होता है कि कपड़ों को इस प्रकार से डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करवाया जाए कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ये होता है सस्टेनेबल क्लोथिंग। अब सस्टेनेबल क्लोथिंग के देखो फायदे काफी सारे होते हैं। अब सीधे सीधे फायदे तो आपको नजर आ ही रहे हैं। रिसाइकलिंग आसान होती है, मतलब रिसाइकलिंग हो जाती है, जैसे इस केस में प्लास्टिक बोतल्स की हुई। दूसरा, पोल्यूशन कम होता है, बोतल्स को इस प्रकार से यूज कर लिया जाएगा। क्लोथिंग की मैन्युफैक्चरिंग इस प्रकार से होगी कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, तो पोल्यूशन कम होगा। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ये एक स्टेप होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ये सारे फायदे हैं सस्टेनेबल क्लोथिंग के। लेकिन देखो इसमें चैलेंजेस भी काफी सारे हैं। चैलेंजेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है सस्टेनेबल क्लोथिंग के प्रति।
लोग डिजाइन के पीछे भागते हैं, कई बार सारे डिजाइन अवेलेबल नहीं हो सकते सस्टेनेबल क्लोथिंग के कंसेप्ट में। दूसरा, विभिन्न कंपनीज ना स्पीड चाहती हैं, लेकिन अब जैसे बोटल्स को रिसाइकिल करके जैकेट तैयार की गई है, ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन कंपनीज चाहती हैं कपड़ों की स्पीड से काम हो, फास्ट काम हो, डिजाइन जल्दी हो, सारी चीजें जल्दी जल्दी हो, जो कि सस्टेनेबल क्लोथिंग के कंसेप्ट में पॉसिबल नहीं होती। इसके अलावा कंज्यूमर से ही मिलता जुलता पॉइंट है कि पेनिट्रेशन लो है। अगर बना भी दिए गए ऐसे प्रोडक्ट्स तो मार्केट में पेनिट्रेट होने मुश्किल है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों को चाहिए फैशन। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड उतनी नहीं है जितना कि होनी चाहिए, जबकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के फायदे काफी ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। बट देखो, सरकार अगर सपोर्ट करे सस्टेनेबल क्लोथिंग में, तो सस्टेनेबल क्लोथिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो ज्यादा यूज में आ सकता है। सरकार कैसे इंसेंटिवाइज कर सकती है? जैसे देखो, वो जो कंपनीज, वो जो फर्म्स हैं जो सस्टेनेबल क्लोथिंग के काम में लगी हुई हैं, उनको सरकार इंसेंटिवाइज कर सकती हैं ताकि वो भी बड़ी कंपनी से कंपटीशन कर सकें। सरकार कंज्यूमर्स में अवेयरनेस लाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा रिसाइकल की टेक्नोलॉजीज शेयर करने में सरकार मदद कर सकती है। सरकार के पास साइंटिस्ट हैं, R&D करवाई जा सकती है कैसे रिसाइकल किया जाए और कैसे उनको कपड़ों में यूज किया जाए। इस मामले में सरकार मदद कर सकती है फर्म्स की। तो ये कुछ सरकार के स्टेप्स हैं जिससे वो कंपनीज जो सस्टेनेबल क्लोथिंग के कंसेप्ट में हैं उनको मदद मिल सकती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया डिटेल से। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।